कैसे हो मेरे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के साथ आया हूं आपके साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही हिट होने वाला है, आज तक के वीडियो में सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये 7 क्वेश्चन आपके बनेंगे फिजिक्स के इंपोर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन। आप अगर इतने 7 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपका बात बन जाएगी बोर्ड की एग्जाम में। चाहे ऐसा ही मान लो कि आपके सामने बोर्ड का पेपर आ चुका है, बस आपको सिर्फ हमारे पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है और प्रिपरेशन करनी है सटीक। अब एग्जाम के लिए 1 मंथ बाकी है, लेकिन ये फाइनल मंथ है। अगर आपने कुछ कर दिया तो कुछ हो जाएगा, मीन्स प्रिपरेशन की तो 100% बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये है फाइनल राउंड, ठीक है। लग जाइए, नोट पेन लेके बैठ जाइए, रिवाइज कर लीजिए, अगर आता है तो रिवाइज कीजिए। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि हमारे चैनल से आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सोलेनॉइड। मैं आज सिर्फ उनको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं, एक्सप्लेन करूंगा और आपको अपने हिसाब से लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक होलो नलाकार होता है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर पे अगर एन टाइम कॉपर वायर को राउंड अप किया जाएगा, एन राउंड किया जाएगा, उसके अनदर, इसको बोलते हैं सॉलिनॉइड। इसके अनदर 2 पॉइंट को बैटरी और की के साथ लगाने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट की ओर इंडिकेशन होने लगेगा। यहां पे आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल मिलेंगे। अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गए तो उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट होता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है कुछ ऐसी। एन में से निकलते हैं, एस में जाते हैं, अंदर एन टू एस होता है। does not intersect of the magnetic field to each other। मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती, वरना उसका मूल्य वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सोलेनॉइड के लिए क्या होता है, होलो सिलेंडर पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ऐसे कॉपर वायर को एन टाइम राउंड करने के बाद उसके अनदर 2 पॉइंट को बैटरी और की के साथ ज्वाइन किया जाता है, तब जो फिगर मिलते हैं उसको सोलेनॉइड बोला जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैटरी है और एक की है। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, वो बार मैग्नेट को इंडिकेट हो रहा है। अब डिपेंड किस पे रहेगा, ये अगर सॉलिनॉइड होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, वो किस पे डिपेंडेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट उसकी डिफाइन आएगी। अब होलो सिलेंडर एन टाइम टू राउंड अप कॉपर वायर to make a diagram, it's called solenoid. When another 2 points are joined in battery and key, the indication of the properties of magnet, therefore the properties of the are matching for the match for the bar magnet, therefore having the 2 pole north and south, therefore properties of bar magnet, the properties does not intersect to each other, magnetic field does not intersect to each other, rate of the north pole and inside of the south pole, inner part s to n डायरेक्शन होती है। डन, वो डिपेंड किस पे करेगा, b प्रोपोर्शनल टू n। मैग्नेटिक फील्ड n जो राउंड अप किया उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्ड, इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ लेंथ ऑफ वायर। ये जो सोलेनॉइड है, होलो ट्यूब है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल। एंड लास्ट चीज, डिपेंड ऑन मटेरियल। कौन से मटेरियल में से आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर वायर बनाया हुआ है उस पे डिपेंडेंट करेगा। ये है सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड हो गया तो बात खत्म, क्योंकि लास्ट टाइम डोमेस्टिक सर्किट थी एग्जाम में, इस बार आने के चांसेस इसके ज्यादा है। इसको भूलना मत मेरे दोस्तों, याद रखना मेरी बातों। डोमेस्टिक सर्किट की बात की जाए, डोमेस्टिक सर्किट है क्या चीज, देखते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट में बहुत आसान है, 3 चीज का ध्यान रखना है हमें। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है हमारा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक सर्किट में क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट होती है वहीं से आती है। सबसे पहले हमारे मीटर में आती है,
उसके बाद हमारे घर में जो फ्यूज होता है उसमें आते हैं। इसके बाद यहां से आपको ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे देखने वाली तीन चीज मोस्ट टाइम भी बन रही है। यहाँ पे तीन टाइप के वायर यूज की जाती है। कितने टाइप्स के? 3 टाइप वायर। कौन से? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थिंग वायर। तीनों को सेपरेट कैसे किया जाता है? लाइव वायर को रेड कलर के कोटेड से, इसको ब्लैक कलर के कोटेड से, इसको ग्रीन कलर के रबर से राउंड अप किया होता है। उनको सेपरेट ऐसे किया जाता है। इसमें करंट फ्लो होता है, मेन करंट होता है, ये न्यूट्रल है कॉम्बिनेशन। अर्थिंग वायर बोलते हैं इसको, ग्रीन वायर। वो क्या काम करता है? ओवरलोडिंग करंट को ग्राउंड करने का। ओवरलोडिंग में जो ज्यादा करंट आता है उसको ग्राउंड करने का काम करता है। वो होता कहां पे? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर बोर्ड, मीटर, पैरेलल, कॉम्बिनेशन या फ्यूज बोलते हैं इसको। आप देख रहे हो कि लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को मिला के आपको जो मिलता है कॉम्बिनेशन, उसको बोला जाता है डोमेस्टिक सर्किट। ये पूरी डोमेस्टिक सर्किट है। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट होती है वहीं से फ्यूज तक जो आती है हमारी लाइन, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहां से सारे पैरेलल हो जाते हैं। हमारे नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली होती है। याद रखना मेरे वर्ड्स को। इसके बाद यहाँ पे तीन टाइप में, ज्यादा वोल्टेज वाले और कम वोल्टेज वाले में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट वायर होती है की के साथ, लाइव वायर के साथ ज्वाइन होती है। दूसरी न्यूट्रल वायर उसके साथ कंबाइन होती है। और थर्ड वन जो अर्थिंग वायर है वो ग्रीन कोटेड से होती है। उसका काम क्या है कि ज्यादा टाइम, कई बार क्या होता है कि करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने से क्या होता है कि आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए अर्थिंग वायर यूज किया जाता है। वो क्या काम करता है कि जैसे हमारे घर के, जब हमारे घर बनते हैं, हाउस मेड अप होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारे घर से कुछ डिस्टेंस पे एक वायर को, ग्रीन कलर के वायर को घर हाउस से थोड़े दूर गड्ढा खोद के यहाँ पे मेटल के साथ ज्वाइन किया जाता है। उसमें नमक डालते हैं या कॉक डालते हैं। वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है। अगर कहीं पे ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ है, ज्यादा करंट बढ़ रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है, तो उस ओवरलोडिंग वाले करंट को वो ग्राउंड अप कर देता है, जमीन में निकाल देता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक, कम हो जाते हैं। वहीं से हम बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। वरना आग लगने के चांसेस, ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए अर्थिंग वायर का यूज किया जाता है। उससे भी ज्यादा यहाँ पे एक चीज और आई, फ्यूज। फ्यूज का काम क्या है? अब हम जो आगे देखेंगे ऑस्टेडो एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेडो एक्सपेरिमेंट में आपको याद रखना है कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले एक प्लेन होता है, उसमें एक रॉड को पास किया जाता है, उसके अनदर दो पार्ट को बैटरी और की के साथ ज्वाइन किया जाता है। जब उसमें करंट पास होता है तब ये रॉड के करीब मैग्नेटिक कंपास को लाया जाता है, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिकेशन होती है। जब उसको इस रॉड के करीब लाया जाता है तब इस मैग्नेट नीडल में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, मोमेंट मिलती है। अगर पोल को ऐसी डायरेक्शन में रखा जाता है तब ये डायरेक्शन में मिलता है। अगर उसके पोल की डायरेक्शन चेंज की जाती है तब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मींस ये ऐसा इंडिकेशन देता है कि जब इस रॉड में से करंट फ्लो होता है, तब ये मैग्नेट की ओर इंडिकेट होता है। अगर मैग्नेट होगा तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब जब कंपास को लाया जाता है तब वो वेरिएशन इंडिकेशन करता है।
इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले ऑस्टेडो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट ऑस्टेडो एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है। तो जब भी आपको ये सवाल मिले ऑस्टेडो एक्सपेरिमेंट या तो रॉड की वजह से एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और उसके बारे में बताना है। कंक्लूजन में यह आएगा कि जब रॉड में से करंट पास होता है तब वो मैग्नेट की ओर इंडिकेशन होती है और उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। डन? ओके। अब ये 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात खत्म हुई। अब उसके बाद 2 और 4 सवाल देखने हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, जिसमें ये देखना है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले देखेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले मायोपिया कब होता है? तो उसमें ऐसा होता है कि नजदीक का क्लियर दिखता है हमें, नजदीक का क्लियर दिखता है, रेटिना में इमेज क्रिएट होती है, लेकिन दूर का हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि इमेज जो क्रिएट होती है बिफोर रेटिना होती है। इसके सॉल्यूशन के लिए कॉन्केव लेंस को यूज किया जाता है। अब इमेज हमें मिल जाएगी रेटिना पे। ये छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है एसिड इफेक्ट, और एसिड कब पाई जाती है? जब फोकल लेंथ अपने हिसाब से चेंज नहीं कर पाती, हमारे आइज की जो फोकल लेंथ होती है उसमें इंक्रीज नहीं हो पाती है, जब उसी की वजह से मायोपिया डिफेक्ट आती है। इस मायोपिया की डिफेक्ट में क्या होता है? नजदीक का कंप्लीट दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देता। और इसके सॉल्यूशन के लिए जो लेंस यूज होता है वो कॉन्केव लेंस यूज होता है। हाइपरमेट्रोपिया में उससे उल्टा है, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता, नजदीक का नहीं दिखाई देता, रेटिना से पीछे इमेज फॉर्मेशन होती है, और दूर का कंप्लीट दिखाई देता है। इसके सॉल्यूशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है, और इमेज इस जो डिफेक्ट आती है उसका सॉल्यूशन पाया जाता है। ऐसे डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा जो बड़े लोग होते हैं उनमें दिखने पाई जाती है ऐसी डिफेक्ट। और इन 3 डायग्राम बनाना है और उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। वेरी इजी है, इसको याद रखना है, अपने आप ही हो जाएगा। अब बोर्ड में सवाल कैसे आए? डायरेक्ट नहीं बताएगा कि मायोपिया लिखिए, हाइपरमेट्रोपिया लिखिए। बोर्ड में ऐसा बोला जाएगा कि फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट को बोर्ड पे लिखे हुए वर्ड्स दिखाई नहीं देते, मींस नजदीक का क्लियर नहीं दिखता। नजदीक का क्लियर किसमें नहीं दिखता? हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि क्लासरूम में लास्ट बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट्स को बोर्ड के नंबर नहीं दिखते, मींस दूर का नहीं दिखता। दूर का किसमें नहीं दिखता? मायोपिया में। तो वहीं पे आपको मायोपिया एक्सप्लेन करने का होगा। डन? ये दोनों की बात खत्म होने के बाद उसके बाद प्रेस बायोपिया देखने का बाकी है। 2 और सवाल है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? प्रेस बायोपिया में इन दोनों को कंबाइन करके जो मिलता है उसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो आइज के मसल्स होते हैं, सिलिनरी मसल्स होते हैं, वो वीक होते हैं। सिलिनरी मसल्स वीक होने की वजह से फोकल लेंथ में अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी जो डिफेक्ट आती है जिसको प्रेस बायोपिया बोला जाता है। प्रेस बायोपिया जो डिफेक्ट है उसके सॉल्यूशन के लिए बायोफोकल लेंस को यूज किया जाता है, जिसमें अप साइड का अपर का जो साइड होता है वो कॉन्केव लेंस होता है और बिलो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, वो ज्यादा और से जो बूढ़े लोग होते हैं, ज्यादा एज वाले होते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद रेनबो, नेचुरल रेनबो। नेचुरल रेनबो कब मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि जब बारिश गिरती है, बारिश गिरने के बाद अगर स्काई में एक छोटा सा पानी का ऐसा स्पॉट मिल जाता है, आफ्टर रेन स्काई में ऐसे छोटा सा एक वाटर का स्पॉट है, अगर उसमें सनलाइट गिरती है तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है और दूसरे पार्ट पे जाता है, वहीं से रिफ्रैक्शन और उसके 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। वहीं इसके बाद यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 कलर का एक बीम मिलता है जिसको रेनबो बोला जाता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको रेनबो बोला जाता है, जिसमें ये जो स्पॉट है वो प्रिज्म बन जाता है, प्रिज्म की ओर इंडिकेट होता है।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये एनवायरमेंटल रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्रैक्शन होता है, पार्ट्स में डिवाइड होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तीनों सिचुएशन के साथ ये हमें रेनबो मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऑपोजिट ऑफ द सन की डायरेक्शन में मिलता है। ये हो गई 7 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, अपने दोस्तों को शेयर करना। अब उसके बाद का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स में आने वाले, जिसके लिए चैप्टर चुना जाता है 2nd एंड 4th, तो उसके क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है।